हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं क्लास 11 का प्रश्नावली 10.1 को सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, आपका प्रश्नावली 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि कार्तीय तल में एक चतुर्भुज खींचिए। कार्तीय तल में क्या करना है? एक चतुर्भुज खींचना है जिसके शीर्ष इतना 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 और इतना है। इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। देखिए, पहले क्वेश्चन को समझिए। कार्तीय तल का बात किया है तो पहले हम देखेंगे कार्तीय तल किसको कहते हैं। ठीक है, तो देखिए हम कार्तीय तल इसी को बोलते हैं। ये हमारा हो गया कार्तीय तल यानी चतुर्थांश। ठीक है, एक कार्तीय तल है और इसमें हम क्या खींच दिए? एक चतुर्थांश खींच दिए। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? दोनों को खींच देंगे तो चतुर्थांश बोलते हैं। तो कार्तीय तल में हमने एक चतुर्थांश को खींच दिया। उसके बाद क्या बोला है? जिसके शीर्ष ये दिया हुआ है। तो शीर्ष कैसे हम पता करेंगे कौन कहाँ दिया है? तो पहले लिखेंगे इधर 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, और इसको x बोलते हैं, इसको x डैश और इसको y और इसको y डैश बोलते हैं। ऊपर में जाएंगे तो +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7। इधर आएंगे -1 -2 -3 -4 -5। अब देखिए, तो पहला कोऑर्डिनेट दिया है -4, x में -4 y में 5। x में -4 यहाँ पर और y में 5 कहाँ पे? यहाँ पे। इन दोनों को मिलाएंगे, अच्छे से इसको मिलाना होगा। ठीक है, इसको मिलाइए। अरे देखो, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पॉइंट मिल गया और इस पॉइंट का नाम क्या होगा? मान लो a दे दो, a नाम दे दो। और x में क्या है? -4 है और y में 5 है। इनको लिख लो। ठीक है, इस पॉइंट को आ गया। अब देखो, x में 0 y में 7। x में 0 तो 0 तो यहीं पर मिलेगा और y में कितना? 7। तो x में 0 y में 7 कहाँ पर मिलेगा? x में 0 यहाँ मिल गया, y में 7 यानी यहाँ पर। इसका नाम दे दो b। x में 0 और y में 7। अब चलो, x में 5 y में -5। x में 5 यहाँ पर और y में -5, y में -5 यहाँ पर ना y में मिलेगा। तो चलो इसको मिला दो, इसको मिला दो, यहाँ पर मिला पॉइंट। इस पॉइंट का नाम दो c और x में 5 है और y में -5 है। अब इसके लिए x में -4 y में -2, x में -4 यहाँ पर और y में -2 यहाँ पर। इन दोनों को मिला दो यहाँ पर। इसका नाम दे दो d। इसका है x में -4, x में -2 है और y में -4 है। गलत हो गया? गलत हो रहा है। x में -4 है यानी यहाँ पर होगा। ये गलत हो गया। x में -4 और y में 2 यहाँ पर। देखो, x में -4 तो x में -4 यहाँ पर मिलेगा और y में -2 यहाँ पर मिलेगा। तो ये पॉइंट बनेगा यहाँ पर। x में -4 y में -2, ये नहीं होगा। ठीक है, अब देखो, ए पॉइंट इस पॉइंट से मिला दो, इसको हमने मिला दिया। ठीक है, उसके बाद बी को सी से मिला दो, तो बी को सी से मिलाएंगे। आप लोग थोड़ा पेंसिल से इसको बनाना। ठीक है ना, थोड़ा गलत होने के बाद आप लोग सुधार सकते हैं, लेकिन हम तो आपको समझा रहे हैं इसलिए पेन से ही बनाकर काम चला रहे हैं। मेरे पास अभी नहीं है इसलिए। अब चलो, ए को बी को मिला दिया, बी को सी से मिला दिया। अब सी को डी से मिला दो, सी को डी से मिलाओ, सी को डी से मिला दिया और ए को डी से मिला दो, ए को हमने डी से मिला दिया। ठीक है, अब इतना तो हम लोग काम कर लिए। ओके, अब देखो, अब क्या करना है कि ये आपका चतुर्थांश तो बन गया। अब चतुर्थांश जैसे ही बना, अब आपको क्या निकालना होगा? इसका क्षेत्रफल निकालना है। देखिए, जैसे हम इसका चतुर्थांश फिगर बनाए, अभी कुछ नहीं किए हैं, बस आपको फिगर भी बताए हैं। तो फिगर बन गया तो समझिए अब आप लोग का सॉल्व भी हो गया। कैसे? अब देखो, इसका क्षेत्रफल बताना है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? दो तरीका यहाँ पर रूल काम करेगा। देखिए, दो तरीका कौन कौन है?
तो एक तरीका जो आप लोग पढ़े हैं कि कोई चतुर्थांश है, इसमें यदि हम इसको यहाँ से इस लाइन को मिला देते हैं, इस लाइन को लाइन खींच देंगे, एक चतुर्थांश में यदि एक लाइन खींच देते हैं तो देखो एक ए त्रिभुज बन गया और एक ए त्रिभुज बन गया। तो ए देखो ए बी सी, एक बार ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, अब प्लस एक बार ए सी डी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा हमारा ए बी सी डी का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये तो आप लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हैं इस तरह का, लेकिन अब आप लोग का कुछ एडवांस तरीका बता रहे हैं जो आप लोग को डायरेक्ट बना सकते हैं। कैसे? तो देखिए ये तरीका आप लोग बनाना, ठीक है ना। वो तरीका तो आप लोग सॉल्व कर लेना जो 10th क्लास में पढ़े हो, ABCD का क्षेत्रफल निकाल करके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के जानते हैं ना, जो आप लोग क्लास 10th में 7 चैप्टर में पढ़े हैं शायद, तो उस तरीका से निकाल सकते हो, ठीक है ना। लेकिन हम कुछ यहाँ पर अलग तरीका बताएंगे और एक तरीका बताना कि कैसा है, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में बता देना हमें। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो इसका हम डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं। देखो इसका फार्मूला क्या होता है, 1/2, ये देखो मापांक है, ठीक है ना, क्या होता है x1 y1 x2 y2 प्लस फिर x2 y2 x3 y3 प्लस x3 y3 x4 y4 प्लस फिर x4 y4 x1 y1, इसको घेर देंगे, ठीक है। अब देखो ये बोलेंगे आप लोग कि सर फार्मूला याद करना तो बहुत इम्पॉसिबल है। बिल्कुल इम्पॉसिबल नहीं है, बहुत ईजी है। देखो कैसे, पहले तो हमें पता है कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला लिखेंगे। ये बस एक इसको याद कर लो कि 1/2 होता है, 1/2 आपने याद कर लिया। अब 1/2 याद करने के बाद, ठीक है, 1/2 याद करने के बाद आपको क्या याद करना है कि यहाँ पर ए हो दे दो ऐसा मापांक का साइन, ठीक है। इसमें x1 y1 से स्टार्ट करो, x1 y1 x2 y2। अब x1 y1 से स्टार्ट करके देखो लास्ट कर दिए x1 y1 तक। आपका कितना दिया है, आपका ये जो होता है ये होता है x1 y1, ये बी वाला x2 y2 और ये हो जाएगा x3 y3 और ये हो जाएगा x4 y4। तो x4 y4 तक जाना है, तो x1 y1 से स्टार्ट करिए, ठीक है, x1 y1 से स्टार्ट करिए और अंत कर दीजिए x1 y1 तक। देखो लिखने का तरीका, x1 y1 फिर x2 y2, फिर इसी को स्टार्ट करेंगे x2 y2 x3 y3, फिर इसी से स्टार्ट करेंगे x3 y3 x4 y4, फिर इसी से स्टार्ट करेंगे x4 y4 x4 y4, मतलब ये अंत हो रहा है। जैसे ही अंत होगा फिर हम स्टार्टिंग वाला लिख देंगे x1 y1, तो आपका फार्मूला लिखा जाएगा। इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग समझ लो, ठीक है। अब देखो अब कुछ नहीं करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है, बस आप लोग ध्यान दो। हाँ एक बात और, यहाँ पर जो साइन होता है ये बीच में, जो इसका आंसर आएगा वर्ग इकाई में आएगा, इसलिए हम लोग ये मोड का साइन देना पड़ता है, ठीक है, लास्ट में मोड का साइन दे देना। चलो 1/2 जो कहते हैं ये मोड का साइन रहेगा। अब चलो इसमें x1 y1 x2 y2 सबका मान भर दो। तो x1 का मान क्या है -4 और y1 का 5 भर दो, -4 5, x2 y2 का भरो 0 7 है, प्लस x2 y2 का 0 7, x3 y3 का 5 -5 प्लस x3 y3 का 5 -5, x4 y4 का -4 -2 प्लस यहाँ से x4 y4 का -4 दिख रहा है ना, -4 -2, x1 y1 का है आपका -4 -5, -4,5 है, ठीक है। अरे मापांक का साइन लगा देंगे, मोड का साइन लगा देंगे, ठीक है। अब देखो इसको आप लोग को इतना तो करने आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो अब क्या करेंगे, 1/2 जो कहते हैं ये साइन को रखो। अब इसको सॉल्व करना होगा, जितना है ना मापांक में अब सबको सॉल्व करना होगा। तो ये मापांक में नहीं है, ये डिटर्मिनेंट्स में है। आप जब क्लास 12 में जाओगे तो आप लोग को एक चैप्टर ही है डिटर्मिनेंट्स, पूरा 4.1 चैप्टर है जो कि डिटर्मिनेंट्स के बेस पर है। तो उसी कैटेगरी से हम इसको सॉल्व करेंगे, यहीं पर आप लोग सीख लो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे हम मतलब सॉल्व करने का तरीका बता रहे हैं, कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं बहुत ईजी तरीका से। देखो पहले इसको मल्टीपल करो, क्या बोले, पहले इसको मल्टीपल करो, सब में पहले ऐसा ही मल्टीपल होगा, देख लो, ठीक है ना। इसको इससे मल्टीपल करो, 7 और 4 से करेंगे-- उसके बाद इसको मल्टीपल कर दो, अब बीच में क्या लग जाएगा, सिर्फ माइनस लग जाएगा। याद रखना
पहले इसको मल्टीपल कर लो और बीच में माइनस लग जाएगा। 5 ले 0 से गुना करेंगे 0 प्लस इसको गुना करो 5 ले 0 से 0 अब बीच में लग जाएगा माइनस, 7 5 35 अब प्लस -2 से और 5 से करेंगे -10 अब बीच में लग जाएगा माइनस, और ये -4 से -5 से करेंगे तो माइनस ये प्लस 20 हो जाएगा। बीच में माइनस है तो माइनस ही रहेगा। प्लस 5 का 20 -20 हो गया। बीच में क्या रहता है माइनस, -4 से -2 से करेंगे तो हो जाएगा 8। इसको ऐसे कर दो। देखो कितना गुना करना ईजी है। बस आप लोग को एक बार इसे लिखना आ जाएगा ना, तो किसी का भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हो, चतुर्थांश का हो, पंच का हो, 6 का हो, 7 का हो, 8 का हो, किसी का भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं इस कैटेगरी से, ठीक है ना। तो ये बहुत ईजी होता है। अब देखो अब क्या कर लेंगे, 1/2 इसको सॉल्व करो। -28 में से -0 जाएगा तो -28 प्लस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 में से -35 जाएगा तो -35, और ये -10 -20 कितना हो जाएगा -30, बड़ा का साइन लिखाएगा, -20 और -8 कितना हो जाएगा -28, और बीच में प्लस है। इसको ऐसे कर लो, ठीक है। अब देखो 1/2 -28 प्लस माइनस माइनस -30 प्लस माइनस -28। अब इसको जोड़ दो 1/2, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 5 13 13 13 13 8 13 8 आपका हो जाएगा 13 7 20 1 28, मतलब 13 7 20 और 21 हो जाएगा। 3 2 5 3 8 8 2 10 1 11 2 12 हो जाएगा, क्योंकि हासिल 2 लग रहा है। 12 हो गया -121 हो गया, ठीक है। और बीच में मोड का साइन है तो 1/2, और मोड है तो मोड क्या करता है उसको -121 लिखो पहले, ये मोड में -121, तो मोड में क्या करता है सबको प्लस करता है। तो 121 लेख से करेंगे 121/2, ये कितना हो गया वर्ग इकाई आंसर, यही हमारा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मोड है ना, तो आप लोग कम्प्लेक्स नंबर पढ़े हैं कि मोड में किसी भी माइनस को प्लस कर देता है, तो माइनस तो क्या हो गया प्लस, तो 121 लेख से किया तो 121/2, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यही आपका वर्ग इकाई आंसर आएगा, ठीक है। तो बहुत ईजी है, आपको एक बार फिर से समझा देते हैं कि आप लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल से बना सकते थे, लेकिन आपको इसलिए हमें सिखाए हैं कि मान लो 4 चीज़ का ही पूछ रहा है, मान लो फिर 5वां का मतलब पंचभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल दें, पंचभुज का, फिर षष्ठ का, ठीक है। इस तरह 7वां का, 8वां का, मतलब 8 9 10 मतलब कितना भी का क्षेत्रफल निकालना होगा, तो बस आप लोग ये लिखना सीख जाओ। 4 तक है तो 4 तक जाएंगे, और फिर अंतोला मतलब जो जिससे स्टार्ट किए हैं उसी से अंत कर देंगे। जितना का पूछे, मान लो इसका षष्ठ का पूछता मतलब 6 वाला का, तो x1 y1 से स्टार्ट करके हम जाते x6 y6 और लास्ट में फिर x1 y1 कर देते और सबका मान भर देते। इस कैटेगरी से आंसर जल्दी आ जाता। और यदि आप त्रिभुज के क्षेत्रफल से बनाते ना तो उस कैटेगरी से बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। बस आप लोग को एक बार सीखने में देर लगेगा, इसके बाद तो आप लोग बहुत जल्द बना लेंगे। इसको प्रश्न को बनाने में मात्र 3 मिनट में आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये तो हम समझाने में मतलब 10 मिनट लगा दिए, ठीक है ना। तो एक बार सीख जाओगे तो फिर इसके लिए मतलब ये बहुत तरीका इजी है, और नहीं सीखेंगे तो कोई बात नहीं है, आप लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल से बना लेना, जो कि आप लोग क्लास 10th में पढ़े हो, ओके। और ऐसे तो आप लोग क्लास 12 में जब जाओगे तो कैटेगरी का मतलब सारे चीज़ मिलेंगे वहाँ पर, तो वहाँ पर भी आप लोग सीख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी से ही सीख जाओ, अच्छा रहेगा। चलिए अब आपका प्रश्न संख्या 1 हो गया। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2। देखिए आपका दूसरा प्रश्न है कि 2a भुजा के समबाहु त्रिभुज का आधार y अक्ष के अनुदिश इस प्रकार है कि आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु पर है, तो त्रिभुज का शीर्ष ज्ञात कीजिए। देखिए एक क्वेश्चन करने में बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, मतलब कन्फ्यूज में रहते हैं, लोग समझ नहीं पाते हैं। लेकिन मैं आप लोग को इतना इजी तरीका से बता देंगे, इतना शॉर्ट में, कि आप लोग सीख कर नहीं जाओगे, ठीक है। पहले देखो, पहले एक चतुर्थांश बना लो, ठीक है। एक हमने चतुर्थांश बना लिया, और ये x होता है, और ये x डैश, और ये y, और ये y डैश। यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का बात किया है, तो यहाँ पर जानते हो कि मूल बिंदु होता है, इसका नाम दे दो O, इसका नाम हो गया O। और समबाहु त्रिभुज का बात किया तो एक हम समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, सारे भुजा क्या होते हैं, सेम होते हैं। A हो गया और A हो गया, मतलब एक A लाइन है और एक A लाइन है और एक A लाइन है, ठीक है। ये क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। अब दिया है कि 2a भुजा के समबाहु त्रिभुज का आधार y अक्ष के अनुदिश इस प्रकार है, मतलब y अक्ष के अनुदिश है ना, तो ये हमारा भुजा कितना दिया है, 2a दिया है, ये दिया है 2a, ठीक है। अब देखो इसका नाम O, इसका नाम दे दो
ए और इसका नाम दे दो बी, दे दो सी, दे दो, मतलब कुछ भी देना होगा दे दो। तो इसका नाम दे दो सी और इसका नाम दे दो बी, ठीक है। अब यहाँ पर ओ क्यों नाम पड़ा? हम तो पढ़े समबाहु त्रिभुज के यहाँ से यहाँ तक साइड और यहाँ से यहाँ तक, लेकिन हमारा मध्य बिंदु है ना, इसलिए यहाँ पर दो भाग में काट रहा है, इसलिए इसका नाम देना पड़ा ओ। तो देखो ये टोटल हमारा यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, जिसका 2a भुजा के समबाहु त्रिभुज का आधार y अक्ष का अनुदिश क्या दिया था, 2a दिया हुआ था। तो अब जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का a भुजा और a भुजा तीनों सेम होता है, लेकिन यहाँ पर देखो तो सिर्फ a दिया है, तो हम इसको भी 2a लिख सकते हैं, लेकिन हम इसको 2a नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि दो भाग में बांट रहा है। तो कैसे बांटेगा? तो ये हमारा प्लस उधर जाएगा ना, मतलब मूल बिंदु से ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये प्लस होता है, तो ए हो गया ए, और इधर आएंगे तो क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि ये माइनस की तरफ जा रहा है, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2a। अब ये मत सोचना कि ए हमारा ए है और ये माइनस ए है तो मतलब कट जाएगा, ऐसा बात नहीं है। माइनस ए है और ये प्लस है, ठीक है, तो मतलब कि एक कटेगा नहीं। आप यदि देखो मतलब ये साइन मतलब इधर आते हैं, वाई डैश की तरफ आते हैं तो माइनस होता है, और वाई की तरफ जाते हैं तो प्लस होता है, इसलिए हम लोग साइन के चलते यहाँ पर ऐसा लिखे हैं, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से आपको निकालना क्या है कि त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का शीर्ष बताओ, ये हमारा ए है, ठीक है, तो इसके लिए त्रिभुज का शीर्ष क्या हो जाएगा, मतलब y में a है तो x में 0, मतलब 0, a हो जाएगा। इसके लिए त्रिभुज का शीर्ष क्या होगा, y में क्या है, माइनस है, तो x में 0, y में माइनस है, इसका शीर्ष आ गया। अब देखो इसका शीर्ष बताना है, तो इसका शीर्ष बताने के लिए मतलब इसका और इसका शीर्ष निकाल दिया, तो इसका शीर्ष बताना है। तो इसका शीर्ष बताने के लिए आपको क्या चाहिए, देखो इसका शीर्ष बताने के लिए हम इस त्रिभुज में चलेंगे, इस त्रिभुज में चलेंगे, तभी आप शीर्ष बता सकते हैं। यानी हमारा OA का A मान दिया है और AC का मान दिया है 2A, और OC पाता नहीं है। यदि हमारा OC पाता चल जाएगा तो हमारा इसका शीर्ष आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन कहने का मतलब ये है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को देखिए, थोड़ा सा पीछे करके, समझ में आएगा ही आएगा, ठीक है। और उसके बाद नहीं समझ में आएगा तो हमारे व्हाट्सअप नंबर आप लोग मैसेज कर सकते हो, ठीक है, फिर से आप लोग को हम समझा देंगे। चलिए तो हम किसके लिए, इसके लिए चलते हैं। तो किस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में। इस त्रिभुज का नाम क्या हो जाएगा, AOC। चलिए AOC में चल रहे हैं, ठीक है। तो AOC में पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि AC का स्क्वायर, मतलब यही ना बड़ा त्रिभुज होता है, AC का स्क्वायर बराबर OA का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर OA का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। तो AC का तो मान दिया है, कितना दिया है, 2A, तो 2A का स्क्वायर, OA का मान दिया है A, तो A का स्क्वायर, OC का मान नहीं दिया है तो जो का त्यों ही रखेंगे, क्योंकि हमको यही निकालना है। तो 2A का स्क्वायर, यानी 2A का स्क्वायर कर लो और यहाँ पर A का स्क्वायर कर लो ऐसे। तो 2A का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, 4A का स्क्वायर हो जाएगा। A के 2 बार करेंगे A स्क्वायर प्लस OC के स्क्वायर, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस, तो 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बराबर OC का स्क्वायर। 4A स्क्वायर में से A स्क्वायर घटेगा तो कितना आएगा, 3A स्क्वायर बराबर OC के स्क्वायर। अब देखो, अब क्या ऐसे भी लिख सकते हैं, OC स्क्वायर बराबर 3A स्क्वायर। बात देखी है ना, दोनों बराबर है, तो ऐसे भी लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात देखी है। चलो अब स्क्वायर इधर आएगा तो रूट लग जाएगा, OC बराबर क्या हो जाएगा, 3√A स्क्वायर। यहाँ से OC बराबर हो जाएगा, देखो A स्क्वायर है, A स्क्वायर है तो क्या होगा, मतलब रूट में है, A स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा तो हमारा A रूट आ जाएगा, मतलब रूट हट जाएगा M से ना। जैसे देखो रूट x स्क्वायर है तो इसके लिए क्या हो जाएगा x, क्योंकि रूट में x स्क्वायर रहता है, तो जब हमारा स्क्वायर हटेगा 2 में से 1 लेते हैं, रूट में 2 में से कितना लेते हैं, 1, तो 1 हमारा आ जाएगा, रूट हट जाएगा। उसी तरह इसमें a स्क्वायर था, रूट था, तो जब हम a स्क्वायर में से 2 में से 1 लिए तो रूट हट जाएगा, और रूट थ्री का तो कुछ होता नहीं है तो √3 ही रहेगा। तो हमारा OC बराबर कितना आ गया, A√3। देखो ये हमारा OC यही चाहिए था ना, OC, तो OC हमारा कितना आया, A√3, तो लिख लो A√3 आ गया। किस में, ये x अक्ष है ना, तो x का आ गया A√3, y तो नहीं पता है तो y का मान 0। तो हमारा त्रिभुज का शीर्ष बताना था, तो त्रिभुज का शीर्ष क्या आ गया, A√3, 0, और एक 0, और आया A0, -है, तो लिख देंगे त्रिभुज का शीर्ष जो आया है आपका शीर्ष हो गया A√3, 0 और 0, A
और -0, -a 3 आया था, तीनों हमने लिख दिया। तो इस तरह से प्रश्न बनता है, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे मतलब कन्फ्यूज में रहते हैं, इसलिए आप लोग को हम अच्छे थोड़ा समझाने की कोशिश किया हूँ। इसका बाद नहीं समझ में आएगा तो फिर हमसे कांटेक्ट में रहो, आपको हम समझाने की मैं जिम्मा लेता हूँ, आप लोग को समझा कर नहीं छोड़ देंगे, ठीक है। ऐसे नहीं आप लोग को छोड़ने वाला है। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आता है हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आ जाओ, वहाँ पर आप लोग को डिटेल में अकेले में आप लोग को अच्छे से समझाएंगे, ठीक है ना। कोई टेंशन नहीं लेना है, जब तक हम हैं आप लोग को अच्छे से समझाते रहेंगे, ओके। तो चलिए, आपका ये तो प्रश्न हो गया। अब देख लेते हैं प्रश्न संख्या 3। देखिए प्रश्न संख्या 3 है कि Px1y1 और Qx2y2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए जब PQ है y अक्ष के समांतर है और PQ x अक्ष के समांतर है। तो इसका कहने का मतलब क्या है, पहले समझिए। ये P और Q के बीच का दूरी बताना है, तो कैसे बताएंगे। देखिए पहले आप आ जाइए इस चतुर्थांश पे, एक चतुर्थांश बना लीजिए, उसके बाद आप लोगों को समझ में आएगा। ये x और ये x डैश और ये हमारा y और ये y डैश। क्या बोला है फर्स्ट क्वेश्चन कि PQ जो है ना y अक्ष के समानांतर है। तो y अक्ष कौन सा होती है, ये वाला y अक्ष होती है। तो y अक्ष के समांतर एक रेखा खींचेंगे, y अक्ष के समांतर एक रेखा खींचे। और क्या है P और Q, तो इसका नाम दे दो, इसका नाम दे दो Q और इसका नाम दे दो P, P और Q। तो P का जो निर्देशांक है x1 y1 है, तो लिख लो x1, y1 और Q का x2, y2, ठीक है। अब देखिए, अब आपको बोला है कि PQ जो है y अक्ष के समानांतर है। तब PQ जब y अक्ष के समानांतर होता है तो इसके साथ एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है, उस कंडीशन को आप लोग याद रखना। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, यदि y अक्ष कोई PQ समानांतर हो, तो ये फार्मूला ही मान लो एक तरह से है, समानांतर हो तो इसका मतलब है, आप लोग अच्छे से लिख देते हैं ताकि समझ में आए हमेशा के लिए। इसका मतलब है नहीं, हुआ लिखो। इसका मतलब हुआ कि x का निर्देशांक, इस बात को याद रखना, ठीक है। x का निर्देशांक के P तथा Q बराबर होगा, इस बात को याद रखना। देखो समझाते हैं फिर से। बोला है यदि y अक्ष कोई PQ, y अक्ष के समानांतर कोई PQ हो तो इसका मतलब हुआ कि x का जो निर्देशांक होगा, ठीक है, x का जो निर्देशांक होगा P और Q बराबर होगा। x का जो भी निर्देशांक होगा P और Q क्या होगा, बराबर होगा। यानी हमारा P और Q बराबर होने का मतलब क्या होगा कि x1 बराबर x2 होगा। जो इसका निर्देशांक है, ठीक है ना, P और Q का मतलब यहाँ पर x1 है और यहाँ पर x2 है, दोनों क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये बात को याद रखना। कब, जब y अक्ष के समानांतर होगा तब क्या होंगे, x1 और x2 क्या होंगे, इसके बराबर हो जाएंगे, ठीक है। x का जो निर्देशांक होगा वो क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो चलिए अब इसका क्या निकाल देंगे, बीच का दूरी निकालने के लिए बात किया था, तो हम PQ के बीच की दूरी निकाल देते हैं। तो लिखेंगे PQ का बीच की दूरी। तो PQ का बीच की दूरी मतलब दो चीज़ है ना, P और Q दो डिस्टेंस है। तो PQ एंड दो बिंदु के बीच की दूरी का निकालने का फॉर्मूला आपको 10th में पढ़ाए हैं। क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए भर दीजिए यहाँ से x2 माइनस x1 है ना, तो जहाँ पर हम x2 लिखेंगे वहाँ पर x1 भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर है। तो जहाँ x2 है क्या लिख सकते हैं, x1 माइनस यहाँ x1 की जगह x1 ही लिख सकते हैं, ठीक है। अब प्लस इसको तो कुछ नहीं कर सकते y वाला में, तो इसको ज्यों का त्यों ही छोड़ दो, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको ये आपको कंसेप्ट है, ठीक है ना, कंसेप्ट की तरह यदि y अक्ष का कोई PQ समानांतर हो तो इसका मतलब हुआ कि x का जो निर्देशांक है और P और Q बराबर होंगे। तो इसका जो निर्देशांक था दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो इसलिए जहाँ x2 था वहाँ x1 लिख सकते हैं, जहाँ x2 है, जहाँ x1 है वहाँ x2 लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो क्या हो जाएगा, x1 में से x1 जाएगा तो आ जाएगा 0, तो 0 का स्क्वायर और यहाँ से y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको हम फाइनल करेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट y2 माइनस y1, यानी इसका स्क्वायर है ना, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दिख नहीं रहा है शायद आप लोग को,
कोई बात नहीं, देख लीजिए अब से। y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो रूट में स्क्वायर है तो रूट हटेगा तो क्या बच जाएगा, y2 माइनस y1, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन इसी में है कि PQ एक अक्ष के समानांतर है। अब जब का PQ है, अब ऐसे एक अक्ष के समानांतर है, तो इसके लिए क्या होगा, आइए आपके लिए मैं फिर से इसको सॉल्व कर देता हूँ दूसरा के लिए। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक निर्देशांक चतुर्थांश बना लेंगे, और ये हो गया आपका x, और ये हो गया x डैश, और ये y, और ये y डैश। x अक्ष के समानांतर बोला है तो x अक्ष के समानांतर PQ लाइन खींच लिए, और इस P का पॉइंट दिया है x1, y1, और Q का है x2, y2, हमने लिख लिया। अब चलो इसी तरह से सॉल्व कर लो। तो इसके लिए भी कंसेप्ट है, क्या कंसेप्ट कहता है कि यदि x अक्ष पर कोई PQ, P और Q एक ही में, P और Q, PQ समानांतर हो तो इसका मतलब हुआ कि y अक्ष की निर्देशांक P तथा Q बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा, P और Q क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा किसका, y अक्ष का। तो y1 बराबर y2, यानी दोनों बराबर हो जाएंगे। जब जहां हम y2 लिख सकते हैं वहां y1 भी लिख सकते हैं। तो चलिए अब P और Q के बीच की दूरी निकालते हैं। ठीक है, तो PQ बीच का दूरी क्या होगा, रूट अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, अब प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो PQ बराबर क्या हो जाएगा, इसको ज्यों कहते हो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और जहाँ पर y2 लिखेंगे वहाँ पर y1 भी लिख सकते हैं, तो y1 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, PQ बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y1 जाएगा यानी 0 का स्क्वायर, यानी फाइनल जो रिजल्ट आएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो गया, और स्क्वायर है रूट में से हटेगा तो क्या बच जाएगा, x2 माइनस x1। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग के क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है ना, बस आप लोग को इस क्वेश्चन को करने से पहले इस बात को अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लो, और पढ़ने के बाद आपको पता होना चाहिए कि जब हमारा y अक्ष के समानांतर होगा, ठीक है, तो इसमें y अक्ष के जब समानांतर होगा तो x का जो निर्देशांक होता है क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। उसी तरह जब x अक्ष के समानांतर होगा तो y अक्ष का जो निर्देशांक होगा वो हमारा सेम होता है, नहीं बराबर हो जाता है। बस इस कंसेप्ट पर इसको सॉल्व कर लो, बहुत ईजी है। ये प्रश्न आप लोग को इसके लिए दिया है, बस इस कंसेप्ट के लिए दिया गया था। ठीक है, ये कंसेप्ट आप लोग हमेशा याद रखना। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 3 तक। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 से आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।